welcome. This is the part 5 of this video series. The name of the chapter, India's Foreign Policy. In this chapter, we are going to discuss India-Israel relations. Now let's begin the chapter. ये इजराइल का मैप है, इसे आप यहाँ पर इस एरिया में सर्च कर सकते हैं। ये ईरान है, ईरान के इधर पास में ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इधर भारत, और ये अरब पेनिनसुला है। अरब पेनिनसुला में ये यहाँ पर इस एरिया में अगर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन कलर का जो एरिया है, ये इजराइल, इसी को यहाँ पर जूम किया है। ये इजराइल है। इजराइल के जो नॉर्थ में लेबनान है और नॉर्थ ईस्ट के अंदर इजराइल की सीरिया है, और इसकी इजराइल की ईस्ट के अंदर जॉर्डन, और इसकी वेस्ट के अंदर इजिप्ट, और साउथ में इसके सऊदी अरेबिया। तो ये कंट्रीज हैं जो इजराइल के चारों तरफ लोकेटेड हैं, और ये सब अरब कंट्रीज हैं। अरब कंट्रीज के साथ इजराइल की वॉर चलती रहती है। उसका जो डिस्प्यूट है वो इन देशों के साथ बना रहता है। इसके पीछे कई रीजन है, उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। अंडर द ब्रिटिश मैंडेट द होल रीजन वाज नोन एज पैलेस्टाइन इन 1947। 1947 तक ये पूरा रीजन जो है पैलेस्टाइन कहलाया करता था। पर यहाँ पर जो यहूदी जो लोग थे, जूज लोग जो थे, वो पूरे वर्ल्ड से आकर यहाँ पर बसना उन्होंने शुरू कर दिया, और यहाँ पर उन्होंने अपने एक नए स्टेट की मांग स्टार्ट की, और उन्होंने गुरिल्ला वॉर भी स्टार्ट कर दिया। तब ब्रिटेन का ऑक्यूपाइड एरिया था, ब्रिटिश कॉलोनी, ये पहले ब्रिटिश कॉलोनी था एरिया, और इस एरिया में पैलेस्टीन और यहूदी दोनों ही लोग यहाँ पर रहा करते थे। और उसके बाद जब यहूदियों ने गुरिल्ला वॉर स्टार्ट किया, तब ब्रिटेन ने एक प्रपोजल लेके आए वो, और उन्होंने इस पूरे एरिया को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स के अंदर। एक पार्ट रखा उन्होंने पैलेस्टीनियंस के लिए, और अदर पार्ट रखा उन्होंने यहूदियों के लिए। तो ये जो पार्ट हम देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये यहूदियों के लिए दिया गया, और ये जो डार्क देख रहे हैं वेस्ट बैंक और ये गाजा, ये रखा गया था अरब लोगों के लिए, या यूं हम बोले पैलेस्टीनियंस के लिए। तो ये अरब लोगों के कंट्रोल में था, ये गोलन हिल वाला इलाका, वेस्ट बैंक और ये गाजा, और बाकी ये जो बचा हुआ इलाका है, ये रीजन दिया गया था यहूदियों को। तो इस पूरे मामले को रिजॉल्व करने के लिए जब यूएन को सिफारिश करी ब्रिटेन ने कि एक नया राष्ट्र बनाया जाए, इस प्रकार से इसको पार्टीशन कर दिया जाए यहाँ पर, और इस पार्टीशन की जो प्लानिंग थी उसको एक्सेप्ट कर लिया यहूदी जो एजेंसी थी, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अरब नेताओं ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और इन्होंने जैसे ये प्लान आया, इजराइल ने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया, और अरब जो लीडर्स थे वो उसके अगेंस्ट थे। अपॉन इंडिपेंडेंस इन 1948 द कंट्री फॉर्मली अडॉप्टेड द नेम ऑफ स्टेट ऑफ इजराइल, and subsequent Israel has since fought several wars with the Arab countries. Israel declaration of independence on May 14, 1948 was quickly recognized by the United Nations and Soviet Union. तो भारत और इजराइल दो ऐसे देश हैं जो साथ साथ ही लगभग आजाद हुए, और दोनों ही ब्रिटिश ऑक्यूपेशन से आजाद हुए। दोनों ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करते थे। इंडिया 1947 के अंदर, इजराइल 1948 के अंदर जो है ब्रिटिश से आजाद हुआ, और इसके बाद से दोनों देशों के रिलेशंस वैसे नहीं रहे। उसके पीछे कई रीजन थे, उसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। और इसी के बाद से इजराइल और अरब कंट्रीज के अंदर वॉर स्टार्ट हो जाता। जो पहला जो वॉर था वो अरब इजराइल वॉर ऑफ सीरीज ऑफ द मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इजरायली एंड द वेरियस अरब फोर्सेस, मोस्ट नोटेबली इन 1948 टू 1949। जैसे ये डिक्लेरेशन होता है, इजराइल अपने इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर करता है, अरब कंट्रीज उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, और ये जो वॉर था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद सेकंड जो कॉन्फ्लिक्ट था वो दोनों के बीच में स्टार्ट होता है स्वेज कैनाल को लेकर। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये स्वेज कैनाल है यहाँ पर, और इसके दोनों तरफ इजिप्ट है, और यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है, और ये रेड सी है। ये रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को दोनों को आपस के अंदर कनेक्ट करता है। तो ये स्वेज कैनाल बनाई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और इसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही अंडर में थी। पर 1956 में इजिप्ट जो है इसको नेशनलाइज कर देता है, और इसी बात को लेकर ब्रिटिश, फ्रांस और इजराइल इजिप्ट के ऊपर अटैक कर देते हैं, और इसी को माना गया सेकेंड अरब इजराइल वॉर के नाम से जाना जाता है। थर्ड जो अरब इजराइल वॉर था वो 1967 में हुआ, उसको 6 डे वॉर भी बोलते हैं, क्योंकि इजराइल ने विद इन 6 डेज अरब कंट्रीज को उसने हरा दिया था। उसके बाद एक फेमस वॉर और होती है इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच में,
वो कहलाती है यौम किपुर वॉर। यौम किपुर वॉर जो है वो स्टार्ट हुई थी अक्टूबर 1973 के अंदर, और इस वॉर को रमजान वॉर भी के नाम से भी जाना जाता है और फोर्थ अरब इजराइल वॉर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये जब इजराइल के लोग जब अपना यहूदी महीने का एक त्योहार होता है, वो अपना एक त्योहार मना रहे थे, और उसी दौरान रमजान का महीना भी होता है, अरब के लोग जो रमजान का त्योहार मना रहे थे, उसी समय इन्होंने इसके ऊपर अटैक किया और इनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। और उस दौरान इजराइल ने पूरे वेस्ट बैंक वाले और गाजा पट्टी वाले इलाके को अपने अधिकार में ले लिया, और उसने गोलन हिल वाला ये जो इलाका है यहाँ पर भी इजराइल ने विजय प्राप्त करी। तो अरब इजराइल वॉर में हम देख सकते हैं इजराइल एक छोटा सा देश है, और ये चारों तरफ अरब कंट्रीज से घिरा होने के बावजूद भी इसने बड़ा जबरदस्त इनका पुरजोर विरोध किया है। इसके पीछे एक रीजन ये भी था, इसकी सफलता के पीछे यूएस का इसको सपोर्ट भी रहा है। पर फिर भी इजराइल ने अपनी टेक्निक और अपनी जो आत्म बल से इस युद्ध को जीता है, जितने भी युद्ध अरब लोगों के साथ इनके हुए। इसके बाद भी अरब और इजराइल कंट्रीज के अंदर वॉर होती रही। 1982 के अंदर वॉर हुई, 2006 में वॉर हुई, और ये एक कॉन्फ्लिक्टेड ये एरिया एक डिस्प्यूटेड एरिया है, और इस डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर वॉर उनके बीच में होती रहती है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडिया एंड इजराइल रिलेशंस बिफोर 1991। हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इंडिया इजराइल रिलेशंस को बिफोर 1991, then after 1991. Nearly 45 years after independence, due to various reasons, India's foreign policy with Israel remained largely unexplored, notwithstanding the two nations gaining independence from the British colonial rule in 1947 and 1948 respectively. दोनों ही देश जो है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से आजाद हुए थे 1947 और 1948 में। भारत अगर इजराइल का समर्थन करता पार्टीशन का, इसका मतलब ये होता भारत रिलीजियस बेसिस पे जो भारत का पार्टीशन हुआ 1947 में और पाकिस्तान एक अलग कंट्री बना, भारत उसको भी सपोर्ट कर रहा है, जबकि भारत पाकिस्तान को कभी सपोर्ट नहीं करता। भारत ने पाकिस्तान के विभाजन को कभी समर्थन नहीं दिया। तो ये भी एक इस प्रकार से रिलीजियस बेसिस के ऊपर एक पार्टीशन हुआ था, इसलिए भारत ने कभी भी इस पार्टीशन को सपोर्ट नहीं किया। दूसरा, जब इजराइल ने यूएन के अंदर एंट्री के लिए जब उन्होंने अप्लाई किया तो इंडिया ने इसके अगेंस्ट वोट किया। तो ये 2 मामले ऐसे हैं जहां हम देख सकते हैं इंडिया ने इजराइल के अगेंस्ट जो है वो इंटरनेशनल मैटर्स के अंदर काम किया। 17 सितंबर 1950 को भारत ने जो ऑफिशियली इजराइल को जो है अपनी रिकॉग्निशन दे दी। इजराइल की भारत की इस रिकॉग्निशन के बाद भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा इजराइल को हम बहुत पहले ही जो है मान्यता दे चुके थे, क्योंकि इजराइल एक के अपने आप में एक फैक्ट है, और हमने अपने जो अरब जो फ्रेंड्स है उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाने की वजह से इजराइल को जो ऑफिशियली रिकॉग्निशन देने से हमने परहेज किया था। एक्चुअल में इंडिया के पास जो ऑयल जो इतना इंपोर्ट होता है वो अरब कंट्री से होता है, और भारत के अंदर जो भारतीय जो सरकारें रही थी वो मुस्लिम वोट बैंक के चलते हमारे एक कुछ डोमेस्टिक रीजन थे। डोमेस्टिक रीजन में ये आता है, फर्स्ट ये आता है कि भारत से कई वर्कर्स है जो अरब कंट्रीज में आके वर्क कर रहे हैं, तो भारत उनके सेफ्टी के लिए इजराइल को सपोर्ट नहीं कर रहा था, इजराइल के अगेंस्ट उसकी अपनी पॉलिसी थी। ये हमारे रिलेशंस इजराइल के साथ इतने मजबूत नहीं हो पाए। दूसरा ये था जो मुस्लिम वोट बैंक जो था, जो कांग्रेस का परमानेंट वोट बैंक है, आरंभिक वर्षों के अंदर भारत में कांग्रेस का ही शासन रहा, और उस दौरान कांग्रेस नहीं चाहती थी अपने इस मुस्लिम वोट बैंक को नुकसान पहुंचाना, इसलिए भी वो इजराइल को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और उन्होंने अरब कंट्रीज को ही ज्यादा सपोर्ट किया उस समय से। तो हमारे रिलेशंस को हम यूं 2 भागों में देखें कि 1991 से पहले हमारे रिलेशंस कुछ इजराइल के साथ ज्यादा अच्छे नहीं रहे या ज्यादा डीप रिलेशंस नहीं थे, पर हमारे रिलेशंस के अंदर जो बदलाव आया वो आया 1991 के बाद में। हम इसे भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। बिफोर 1991 नॉन रिकॉग्निशन 1948 टू 1950, इसको मैंने आपको बता दिया कि भारत ने इजराइल को क्यों रिकॉग्नाइज नहीं किया। इनफॉर्मल रिकॉग्निशन 1950-1991। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडिया एंड इजराइल रिलेशंस आफ्टर 1991। इंडिया और इजराइल के जो रिलेशन थे फॉर्मली स्टेब्लिश्ड हो पाए 1991 के बाद। इसके पहले हमारे रिलेशन इनफॉर्मली रहे, और 99 के बाद वर्ल्ड में बहुत बड़ा चेंज ये आया, आप जानते हैं कोल्ड वॉर का एंड हो गया, यूएसएसआर जो था डिसइंटीग्रेट हो गया। हम यूएसएसआर के साथ हमारा ज्यादा कनेक्शन रहा था, रिलेशंस अच्छे रहे थे बिफोर 1991, और यूएस के साथ हमारे रिलेशन इतने अच्छे नहीं थे, ये हम सब जानते हैं। मैंने अभी आपको बताया था यूएस इजराइल को फुल सपोर्ट करता था, ये भी एक रीजन था हमारे इजराइल के साथ इनफॉर्मल रिलेशंस का। दूसरा मैंने आपको बताया वहां की मुस्लिम कंट्रीज अरब हमारी प्रो अरब पॉलिसी थी, हम नॉन अलाइंग पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे। ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से हमने इजराइल के साथ फॉर्मल रिलेशंस नहीं बनाए। पर 1992 के बाद हमारे रिलेशंस फॉर्मल होना स्टार्ट हुए। बट इवन आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द formal diplomatic relations, the relation between the two countries started gaining
firmness only after the formation of NDA government in 1996 and 1998 onwards. मैंने आपको बताया कि मुस्लिम जो है वो कांग्रेस का परमानेंट वोट बैंक है। ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से जो यूपीए गवर्नमेंट या कांग्रेस की जो सरकारें थी उन्होंने फिर भी इजराइल के साथ उतने अच्छे रिलेशंस को एस्टेब्लिश करने की कोशिश नहीं की। पर जब एनडीए गवर्नमेंट आती है 1996 में और 1998 में जब एनडीए गवर्नमेंट बनती है, उन्होंने इजराइल के साथ हमारे जो रिलेशंस थे उनको फॉर्मली स्टार्ट करना और उनको और मजबूती से उन्होंने बढ़ाना उनके साथ शुरू किया। इंडिया इजराइल रिलेशंस रेफर टू द बायलैटरल टाइज बिटवीन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द स्टेट ऑफ इजराइल। The two countries have extensive economic, military and strategic relationship. और उसके बाद से भारत के इजराइल के साथ इकोनॉमिक या मिलिट्री रिलेशंस की बात करूं या स्ट्रेटेजिक रिलेशन की बात करूं, हर प्रकार से भारत के रिलेशन जो है इजराइल के साथ अच्छे होने लगे। और इजरायली सप्लाइड द वेपन्स ऑफ एडेड इंडिया इन विनिंग द कारगिल वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान इन 1999। 1999 में जो कारगिल वॉर हुई थी उस दौरान उन्होंने हमें जो वेपन्स भी सप्लाई किए थे पाकिस्तान के अगेंस्ट। 2001 में भारत के अंदर 26 जनवरी 2001 में जो भारत में गुजरात में भूकंप आया था उस वक्त भी इजरायली सरकार ने भारत की बड़ी मदद करी। अपना डेलीगेशन भेजकर उन्होंने अपनी इमरजेंसी रेस्पॉन्स उन्होंने उस वक्त इंडिया को प्रोवाइड कराया। एनडीए गवर्नमेंट के दौरान ही हमारे डिप्लोमेटिक विजिट भी स्टार्ट हुई। 1997 में इजराइल के प्रेसिडेंट थे आइजर विजमैन, जो इजरायली प्रेसिडेंट थे वो पहले ऐसे इजरायली प्रेसिडेंट बने जिन्होंने भारत ऑफिशियली विजिट 1997 में। इसके बाद इन 2000 एल के आडवाणी बिकम द फर्स्ट इंडियन मिनिस्टर टू विजिट द स्टेट ऑफ इजराइल। लेटर द ईयर जसवंत सिंह बिकम द फर्स्ट इंडियन फॉरेन मिनिस्टर टू विजिट इजराइल। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अब धीमे धीमे जब एनडीए सरकार का दौर आया तो भारत के इजराइल के साथ फॉर्मली रिलेशंस चालू हो जाते हैं। और चाहे वो एंटी टेररिज्म के बारे में बात करें या अदर सेक्टर के अंदर हमारे रिलेशंस बड़े अच्छे रहे, क्योंकि इजराइल ने भी टेररिज्म को देखा है। पैलेस्टीन जो लोग हैं पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन करके उन्होंने बनाया फिलिस्तीनी लोगों ने, और उन्होंने इजराइल के अंदर जो है मिलिटेंट अटैक भी किए। इजराइल ने उसको देखा है, भारत ने पाकिस्तान की तरफ से जो मिलिटेंट अटैक हुए उनको देखा है। तो दोनों देशों ने मिलकर एंटी टेररिज्म के प्रोग्राम को या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर भी अपने रिलेशंस को आगे बढ़ाया। इजराइल इज रिप्रेजेंटेड थ्रू एन एम्बेसी इन न्यू दिल्ली एंड वन कॉन्सुलेट इन ईच इन मुंबई एंड बेंगलुरु। और इजराइल ने अपने जो है कॉन्सुलेट स्टार्ट किए मुंबई बेंगलुरु में, उसके साथ साथ उसने अपनी एम्बेसी जो थी उसको एस्टेब्लिश किया न्यू दिल्ली के अंदर 1992 में। इंडिया एंड इजराइल relations between the two diplomatic nations further intensified with the visit of two heads of the government, Prime Minister Narendra Modi to Israel in 2017। भारत से इजराइल जाने वाले नरेंद्र मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर बने और उसके बाद जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर थे बेंजामिन नेतन्याहू वो इंडिया को विजिट करते हैं 2018 में। तो 2014 में जब एनडीए सरकार वापस आई तो हमारे रिलेशंस वापस से और अच्छा होना स्टार्ट हो गए। इंडिया इज द लार्जेस्ट बायर ऑफ इजरायली मिलिट्री इक्विपमेंट एंड इजराइल इज द सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर टू इंडिया आफ्टर रशिया। From 1999 to 2019, the military business between the two nations was worth around $11.25 billion. Military and strategic ties between the two nations expand to intelligence sharing on the terrorist group and joint military training। हम जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और इंटेलिजेंस शेयरिंग भी है। और इंटेलिजेंस के एरिया में मैं आपको बड़ी गजब की बात बताऊं कि भारत की दो इंटेलिजेंस एजेंसी है, एक का नाम रॉ है और एक का नाम है आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो। इन दोनों में से जो रॉ है उसको एस्टेब्लिश करने में इजराइल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। इजराइल की अपनी एक इंटेलिजेंस एजेंसी जिसका नाम है मोसाद, उस मोसाद ने भारत के अंदर भारत की जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ जो इंटेलिजेंस एजेंसी उसको एस्टेब्लिश करने में अपनी पूरी मदद करी। इसके पीछे कुछ कारण भी है। दिस वाज सजेस्टेड एज ए काउंटर मेजर टू मिलिट्री लिंक बिटवीन दैट द पाकिस्तान एंड चाइना एंड एज वेल एज with the North Korea. Israel was also concerned that Pakistani army officers were training Libyans and Iranians in handling the Chinese and North Korean military equipments. इजराइल को ये डर सता रहा था कि पाकिस्तानी और चाइनीज जो लोग हैं वो लीबिया के अंदर और ईरान के लोगों को चाइनीज और कोरियन मिलिट्री इक्विपमेंट्स को सप्लाई कर रहे हैं और उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसलिए भी इजराइल ने भारत को उस वक्त सपोर्ट करने के बारे में विचार किया। तो 1968 में जो रॉ बनाई गई उसके एस्टेब्लिशमेंट में और उसको बनाने के अंदर इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी थी मोसाद, उसने अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया। एज ऑफ 2019 इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट एशियन ट्रेड पार्टनर ऑफ इजराइल एंड 10th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ओवरऑल। इन 2018 bilateral trades excluding military sales stood $5.10 billion US dollar.
भारत ने इजराइल के अगेंस्ट जो यूएन में अलग अलग रेजोल्यूशन पास किए गए, ऐसे सारे रेजोल्यूशन में इजराइल के अगेंस्ट वोट करने की पॉलिसी को छोड़ दिया। पहले हम इजराइल के अगेंस्ट वोट किया करते थे, पर अब जो नरेंद्र मोदी एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार है, उसने इस प्रकार का एक स्टेप लिया है। जब जब इजराइल के अगेंस्ट कोई रेजोल्यूशन यूएन में आता है, हम उसके अंदर एब्सेंट हो जाते हैं, हम उसके अंदर इजराइल के अगेंस्ट वोट नहीं करते हैं। इससे हमारे रिलेशंस को और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। The two nations have started cooperation in various fields like cultural exchange, security and defense, counter-terrorism, space research, water and energy and agriculture development. एग्रीकल्चर एनर्जी के मामले में बात करें या वाटर मैनेजमेंट की हम बात करें, इजराइल बहुत आगे निकल चुका है। इजराइल एक बहुत छोटा सा देश है, उसके रिसोर्स बहुत लिमिटेड है और वो एक प्रकार का डेजर्ट एरिया के अंदर डेवलप हुआ हुआ देश है और उस वहां पर पानी की बहुत शॉर्टेज है और उन्होंने वाटर मैनेजमेंट की बहुत गजब की टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और वही टेक्नोलॉजी उसने इंडिया को भी प्रोवाइड कराई है, जिसे हम राजस्थान जैसे स्टेट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही साथ इजराइल ने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के अंदर भी इंडिया को काफी हेल्प करी। इजराइल ने कई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज किया। इवन इजराइल अब ऐसी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को डेवलप कर चुका है जिसमें बिना मिट्टी की कम पानी से हम एग्रीकल्चर क्रॉप्स को प्रिपेयर कर सकते हैं और इंडिया के अंदर भी ऐसे उन्होंने क्या कहते हैं एग्रीकल्चर फॉर्म स्टार्ट किए जहां पर बिना मिट्टी के या कम पानी के जो है बूंद बूंद सिंचाई पद्धति जिसे हम कहते हैं को इंडिया के अंदर उन्होंने स्टार्ट करवाया और उसको वो इसके साथ इनका ओवरव्यू भी करता है, इनको वो इसकी निगरानी भी करता है, इसके अंदर समय समय पर वो अपनी हेल्प भी प्रोवाइड कराता है। As of 2019, the two nations are negotiating an extensive bilateral free trade agreement. यहां तक कि अब हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पर भी बात करना हमने स्टार्ट कर दिया, फोकसिंग ऑन एरिया सच एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर। इन सभी एरियाज के अंदर इंडिया ने इजराइल के साथ अपना कॉपरेशन अब बढ़ा दिया। तो हम देख सकते हैं अब इंडिया इजराइल के साथ बहुत ही रियलिस्टिक और डायनेमिक रिलेशंस जो है उन्हें डेवलप कर रहा है और हमारे रिलेशंस हम ऐसा मानते हैं कि इन फ्यूचर इंडिया और इजराइल आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर कई अलग अलग सेक्टर्स के अंदर एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। थैंक यू।